हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राजू खान आज गोधुली का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, बने रहिए लास्ट तक, बहुत मजा आने वाले। और ये जो चैप्टर है ना, एग्जाम के दृष्टि से बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहले लेखक परिचय पर विचार करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये चैप्टर है, इसका लेखक कौन है, उसकी जीवनी को देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, श्रम मतलब था काम, श्रम मतलब क्या था? काम। विभाजन मतलब क्या था? बंटवारा। काम को क्या करेंगे? बंटवारा कर देंगे। और जाति प्रथा इस चैप्टर में यही दिया है। याद रखिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका हेडिंग जान लीजिएगा। अगर हेडिंग जान लीजिएगा ना, उसके अंदर का पढ़ने में बहुत मजा आएगा, नहीं तो सोने में मजा आएगा। पढ़ते पढ़ते सो जाइएगा। मैडम उधर पर आ रही है, सर उधर पर आ रहे हैं, मारिएगा ढिकाड़ा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको समझ गए ना? श्रम विभाजन, श्रम मतलब काम, विभाजन में बांट देना। एग्जाम्पल देखिए, आप क्या कीजिए, चप्पल को सीना स्टार्ट कर दीजिए रोड पे बैठ के, लोग आपको गलत कहने लगेगा। ऐसे नो, थोड़ा समझिए, गलत नहीं है, बात सोचिए। वो तो रोजगार ना है, लेकिन उसको बांट दिया है। श्रम विभाजन मतलब कौन को बांट दिया। चप्पल ये करेगा, डलिया ये गुथेगा, फलना वो करेगा, चिलना ये करेगा। इसके बारे में ही पढ़ना है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो गजब के इंसान थे। ये यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क से पढ़ के आए थे। बहुत विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े अखंड विद्वान। लेखक इसका कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? लेखक अर्थात बोले तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। जब तक पढ़ा रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़िएगा। और दूसरी बात है, इसको कॉपी में लिखते चले जाइएगा। इन गाना वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है, बाप रे बाप, वीडियो देख लिए, हॉल कम नहीं कीजिएगा, इसको लिखते जाइए। देखिए, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। मृत्यु बेचारा कब हुआ? मृत्यु हुआ था दिसंबर 1956 ईस्वी को। कब हुआ था? दिसंबर 1956 ईस्वी को। कहां पे? दिल्ली में आके डेट कर गए बाबा भीमराव अंबेडकर। देखिए, ये बहुत सारे किताब लिखे हैं और बहुत बड़े विद्वान थे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसका कृतियां देख लीजिए। संविधान निर्माता, जो पूरा भारत जिस पे चलते हैं, जो पूरा भारत डटा हुआ जिस चीज पे, उसका निर्माण यही किए थे विद्वान आदमी भीमराव अंबेडकर साहब। संविधान निर्माण क्यों इसने किया था? भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा चीज, जितना चीज हम बताएं इतना बड़े में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिस नहीं कीजिएगा, मिस कर दीजिएगा तो जो भूलेगा जिंदगी भर तक झूलेगा। लिख लीजिएगा कॉपी में। संविधान निर्माण भीमराव अंबेडकर। देखिए ये बात, संविधान बनने में कितना दिन लगा था? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ नहीं, बहुत दूर तक पूछता, कंपटीशन इधर उधर सगरे में, 10th में तो ये इंपॉर्टेंट है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सोचिए, मतलब अर्थात 3 साल के समथिंग इस संविधान को लिखेंगे। कितना मोटा चीज। हम लोग क्या करते हैं, इसको जितना बोर्ड पे पढ़ाए ना, उन्हें लिख पाइएगा। और बेचारा क्या लिख दिए? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान लिख दिए। इसीलिए मिस नहीं कीजिएगा, कॉपी कलम उठाइए, लिखते चले जाइएगा। ठीक है? देखिए, 3 व्यक्ति ही थे जो भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा थे। प्रेरणा क्या होते हैं? जो आपके आदर्श होते हैं। क्रिकेट में कोई होता है विराट कोहली, कोई होता है रोहित शर्मा, किसी का कोई होता है फैन इसको कहता है। तो उसी प्रकार सब क्षेत्र में अलग अलग दृष्टि, सब क्षेत्र में सब होता है। इसके जो भीमराव अंबेडकर साहब के 3 व्यक्ति जो थे, प्रभावित क्या था? 3 व्यक्ति से प्रभावित थे जो पूरा एकदम आदर्श समझते थे। वो थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले।
कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायक कौन थे, उसमें किससे प्रभावित, कौन इससे प्रभावित कौन थे, तो उसमें दे देगा ऑप्शन क्या, हरिप्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर या फिर मैक्स मूलर। इनमें से कोई नहीं, तो जानिएगा इनमें से कोई नहीं। अगर भीमराव अंबेडकर दिया रहेगा तो आप मार दीजिए। इतना बात तो क्लियर है, ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जब संविधान को लिख सकते हैं 3 साल में, तो आप सोचिए कितना किताब ही लिख डालेंगे, 4 डालेंगे किताब को। ध्यान दीजिएगा, इधर लिखे हैं, इसको लिखने के बाद इधर आइएगा और हेडिंग कीजिएगा जबरदस्त तरीका से कि बाबा साहब के निम्नलिखित रचनाएं, बाबा साहब के निम्नलिखित रचनाएं कौन कौन है, हम आपको दिखाते हैं। बाबा साहब के निम्नलिखित रचनाएं कौन है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है। द कास्ट्स इन इंडिया फर्स्ट, देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एवं डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स हु आर द अनटचेबल्स हु आर द। चौथा है हु आर शूद्राज, हु आर शूद्राज। क्या है, हु आर शूद्राज, ठीक है। पांचवा है बुद्धिज्म एंड मैकेनिज्म। इसका मतलब हो कि ये इंग्लिश में ही सब लिखे हैं, जितना भी किताब लिखे हैं इंग्लिश में ही है, इससे यही साबित हो रहा है। तो इसका हिंदी भी कोई किया होगा तब ना पढ़ा होगा। देखिए छठा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, धम धम, बुद्ध का दम, फलना का दम, अशोक का दम, यही लिखा होगा। नंबर 7 थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, लिंग्विस्टिक स्टेटस है, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। और 8वां है द स्टेटस एंड फॉल द हिंदू वीमेन, मतलब हिंदू गर्ल, औरत। और यही आता है ऑब्जेक्टिव में, यही ऑब्जेक्टिव में VVI यही। इनहिलेशन ऑफ द कास्ट किसकी रचनाएं हैं, इनहिलेशन ऑफ द कास्ट किनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आप मारिएगा भीमराव अंबेडकर। इसको बहुत तगड़ा से लिख लीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा तब इसको लिखिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस आंसर पे, आपको समझाते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखाते जाइए। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जबरदस्त क्वेश्चन VVI है। देखिए ये जो आज के आधुनिक काल में थोड़े लिखा गया था, भीमराव अंबेडकर, सोचिए जो बंदा 1956 में मर चुके, सोचिए कहानी कब का होगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जो किस विडंबना, विडंबना मतलब क्या होता है, बुराइयां, कुरीतियां जो मेरे समाज में है, लेखक किस विडंबना की आज भी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखक, देखिए लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज की इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, लेखक उस विडंबना की बात करते हैं कि जो मेरा समाज है आज भी जातिवाद, जाति प्रथा या फिर जातिवाद जो भी हो उसका पोषक की कमी नहीं है। आप देखिएगा कोई भी आधार ले लेगा, कुछ भी, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, हम किसी का ओपन नहीं बोल रहे कि उसके बारे में, कोई भी जाति के बारे में कोई भी बात ले लेगा, छीन लेगा, उसी को गोल बनाते रहेगा, है वो ये हो गया, वो इसी को बार बार घुमाते रहेगा। मीडिया तो एक नंबर दलाल है, तो मेन बात रखिएगा। तो देखिए लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। वे कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। सही बात है, कोई भी आधार ले लेगा, है वो मार दिया, काट दिया, ये कर दिया, बस उसी को आधार बनाते रहेगा। नेता भी भाषण देते रहेगा, कहीं मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू ये वो कुछ भी। देखिए वे कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, उनके अनुसार जाति प्रथा और श्रम विभाजन। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो इंसान जातिवाद को बढ़ावा देता है, जातिवाद को बढ़ावा देता है, उसके लिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक है। समझ रहे ना,
जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है? एक ही है। उसके लिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। जैसे नहीं करता भारत पैसा, वही है, वो वही समझता है, लेकिन ये गलत बात है, अलग अलग है। देखिए जाति प्रथा अलग हुआ भाई, श्रम विभाजन अलग बात हुआ। जाति प्रथा क्या हुआ? जाति को बांटना, इस जाति को, उस जाति को, उस जाति को। श्रम विभाजन क्या हुआ? कौम को बांटना। क्या एक है? लेकिन नहीं, सोचने वाला सोच रहा है ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। उनके इन्हीं सोच के कारण जातिवाद भावना हमारे समाज में फल फूल रहा है। क्या हो रहा है? फल फूल रहा है, पूरा एकदम ग्रोथ कर रहा है, ऐसा सोच। देखिए पढ़े लिखे होकर या कुछ अब जातिवाद को बढ़ावा दीजिएगा, बस एक बात सोचिए, हम इंसान हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाति दो ही है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। यहाँ तो अनेकों जाति बना देगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलना ढकना, ब्राह्मण, राजपूत, ये मतलब बहुत कुछ बना देगा। तो समझ में आया ना, लेखक किस विडंबना की बात करते, किस बुराइयों की बात करते। लेखक इस बुराइयों की बात करते हैं आज के जमाने में भी जातिवाद का पोषक जो है कमी नहीं है, उसको फल फूल रहा है। ऐसे जातिवाद जो है ना कोई भी आधार ले लेता है कि ये कांड वो कांड, और उसी को क्या करता है हरदम सब उसका तीरता है, वो मार दिया है, मुस्लिम को मार दिया है, हिंदू को मार दिया, सिख को मार दिया है, चलो हम भी मारेंगे, काटेगा वो, इसको काट देगा। तुम्हें देखिए जमाना कहाँ से चाह। आइए दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो जातिवाद को मानते हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसका तर्क क्या होगा? सब तर्क अच्छे होगा, उसके लिए गलत तो करेगा, हाँ अच्छे, सही बात था, है कि नहीं? सही बात है, कोई भी काम करे सही बात। अच्छा एक बात ध्यान समझिए, हमारे शाहरुख खान जो है उसके लिए अगर कोई आए यहाँ, मान लेते हैं यार आए, और उसके लिए सोफा तोफा ये वो गद्दा उद्दा दे दिए बैठने के लिए, ठीक है, और गद्दा पद्दा पे नहीं बैठ के नीचे में धरती पे बैठ जाए, और उसके लिए वो वही मान गए, अरे बाप रे बाप शाहरुख खान साहब नीचे में बैठ गए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जातिवाद जो पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं, गलतो तर्क देंगे उसके लिए सही होगा, सही हो बोलेंगे तो सही है ही। समझ रहे हैं ना? जातिवाद उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं समझ लीजिएगा, उसके लिए हर निगेटिव चीज पॉजिटिव रहेगा, चाहे कतनो गलत कर दे वो कहेगा ना सही है बात है, सही है बात है, तेरी बात सही है, कैसे होगा? ध्यान दीजिए आंसर। जातिवाद के पक्ष में उसके पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज, देखिए सुनते नहीं रहिए, कॉपी में लिखते रहिए, और कहीं नहीं दिखे तो हम जो इस बोलते हैं ना वो ध्यान समझिएगा कहाँ पे लिखा लगा की बोलते हैं। देखिए सॉरी, आधुनिक जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों के तर्क है कि पोषक, उसके जो पोषक है मैन आदमी सब, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को क्या है? अब ये मेन चीज है, श्रम विभाजन क्या है? मेन चीज है, वो मानता है, लेकिन ऐसा गलत बात है, ठीक है, आवश्यक मानता है। और क्योंकि चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन बोलता है ये बात? जो जातिवाद का समर्थन करते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर कोई धर्म कोई मजहब ये नहीं बताता है कि आपस में बैर करने के लिए, झगड़ा झंझट नहीं करने के लिए। यहाँ के इंसान कुछ करवाते हैं, 100 में 100 नहीं करते, 10% नंगा होता है, चाहे कोई भी मजहब मिले। बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन ध्यान समझिए, कोई भी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी 10% नंगा होगा, और 10% के कारण जो जात बर्बाद हो जाता है। जाति कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम मुस्लिम है देखिए, फिर भी मेरे तो मैटर नहीं रहता है क्या है? जाति प्रथा, और शिक्षित के लिए तो इतना काफी है, ये सब कुछ नहीं है। हमको अच्छा लगा, पहन लिए, कोई क्या दिक्कत है? देखिए अगला क्वेश्चन, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। उसका जो स्वाभाविक रूप है वह नहीं कही जा सकती है। क्यों? आते हैं, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बताइए, कोई भी काम हम बांट दिए किसी भी जाति श्रम विभाजन की,
जो थोड़ा सा बोलते हैं उठपुटंगा बात समझिएगा, जो नाई होते हैं उसको बोल दिया कि बाल काटना, अगर हम काटना स्टार्ट करते हैं लो भाई यही है, मतलब नाई यही है। सोचिए अगर हम चप्पल किसी का सीना स्टार्ट कर देते तो हमको कहा दिलेगा अच्छा मार। सोचिए थोड़ा सा कितना गलत बात है यार। या हम शू बुनना स्टार्ट कर दिए या फलना काम करने स्टार्ट कर दिए तो कह देगा डोमो। कोई तुमको भी बेचेगा, तुम फलना करेगा, कोई सब्जी करेगा, कोई ये करेगा। अरे यार क्या है ये? तो ये क्या है? स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कह सकते? यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्यों नहीं हम काम कर सकते? हम उसके लिए एलिजिबल है, जो क्या है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है कि अगर जो जो काम कर सकता है धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन ये भीमराव अम्बेडकर तो पहले कर गए हैं ना, ध्यान समझिएगा। अभी भी कहने वाला बहुत है। अब कोनो काम करना स्टार्ट कर दीजिए ना, टोकरा मारेगा, टोकरा हैंडल मारेगा इधर से। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता पर विचार किए बिना, मनुष्य का जो क्षमता है, निजी क्षमता, उस पर विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। उसमें क्या क्षमता है, किस पावर है, कितना पावर है, उसका क्या निर्धारित कर दिया आप। उसका क्षमते बिना आप क्या कर दिए, उसका पेशा निर्धारित कर दिए। तो समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए हम क्वेश्चन 3 लिखा चुके हैं, आप अच्छी तरह से इसको लिख लीजिए, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, देखिए अब चौथा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन बता दिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना? सच्चा लोकतंत्र कैसे ला पाएंगे? देखिएगा ध्यान से। लोकतंत्र मतलब होता है लोकतंत्र, लोक जोड़ तंत्र। लोक मतलब होता है क्या? जनता, ठीक है। लोक मतलब क्या होता है? जनता। और तंत्र मतलब होता है शासन। अर्थात लोकतंत्र का अर्थ ही होता है डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अब देखिए क्या जनता का शासन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आप कहिएगा हम मान नहीं पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं पर विचार किया? लेखक इसका कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब, जो बहुत बड़े विद्वान थे। देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा लोकतंत्र मूल्यतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। समझ में आ रहा है? समाज का क्या होता है? सम्मिलित, उसका जो आदान प्रदान, उसका भाव, इसका भाव जो भी है, ले दे के इसी को कहता है लोकतंत्र। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता, भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समरसता, भाईचारा क्या हुआ? समरसता मतलब होता है सम मतलब बराबर, रस्ता में रस मतलब समान। जैसे सामाजिक मतलब क्या है? थोड़ा सा हटा रहे चेहरा में कर। सामाजिक मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, सामाजिक तो सामाजिक में समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं होता है? आप ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये हुआ समरसता मतलब समान रास्ता, पूरा रस जो है समान है। और दूसरा भाईचारा एवं स्वतंत्रता आवश्यक है इसमें, ठीक है। तो समझ में, लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या है? यही सब। 5वां क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? देखिए जाति प्रथा मेरा हानिकारक है कैसे? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? देखिए आंसर क्या है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। समझ में आया ना? जाति प्रथा में श्रम विभाजन कल भी देखिए बताए थे हम
अगला श्रम विभाजन। श्रम में क्या था? काम, सॉरी बताए थे। श्रम मतलब था काम, विभाजन में क्या था? बंटवारा, काम को बंटवारा। जाति प्रथा में ये सबसे बहुत गंदा चीज है, जो काम को बांट दिया, ये काम वो करो, ये काम वो करो, सबसे बेकार चीज है। हम इसको बहुत गलत मानते हैं। तो कहता है जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता, ये हम सहमत है, इसीलिए हानिकारक है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप बताइए, आपको एक घर में बांध दिया जाए, ठीक है, एक घर में रख दिया जाए, लेकिन फिल्म दिखाया जाए, आनंद आएगा, खाना खिलाया जाए, आनंद आएगा। लेकिन एक बार वो फिल्म देखेगा, फिर उस फिल्म को बार बार दिखाएगा, फिर उसी फिल्म को रूम में पैक कर देगा, उसी फिल्म को फिर देखना पड़ेगा, मजबूरी क्या, देखो तुम देखो, क्या होगा यार? वही हाल होता है जाति प्रथा में श्रम विभाजन का। तो वृद्धि नहीं हो पाती है। किसका वृद्धि नहीं हो पाएगा? मानव की कार्य कुशलता, मानव वृद्धि नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा भाई? सोचिए थोड़ा सा। तो क्या कहता है? वृद्धि नहीं हो पाती है, इसमें स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना, ठीक है, मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त, समझ रहे ना, ग्रस्त रहकर काम और टालू कार्य करने को विवश, ये विवश है, लिखिएगा, ये विवश रहना पड़ता है, मनुष्य को विवश रहना पड़ता है, सहना पड़ता है। चलिए, ये भी आई है, पहले सब टिक मार चुके थे ये क्वेश्चन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ये जो क्वेश्चन है VVI, पहले क्वेश्चन समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कैसे VVI है भाई। गाड़ियों मार रहा है, हु। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझना, ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, कैसे है VVI, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी है, बिल्कुल है। अब मान लेते हैं कि कोई चीज में उसको बांध दिया जाए कि आप यही काम कीजिएगा, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कीजिएगा, आपको बांध दे, ये काम कीजिएगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं कीजिएगा। अरे टैलेंट पे कीजिए ना, उसमें क्या टैलेंट है कि वो बंदा क्या कर सकता है। अब उसको बांध दिया जाए, सपोज दैट किसी का गार्जियन, हम जाति प्रथा छोड़ देते हैं, हम घर का प्रथा लेते हैं, किसी का गार्जियन, किसी का माँ बाप, किसी का भाई, अगर छोटे भाई या बहन या बेटी को अगर वो कह दे कि बेटी तुम इंजीनियर करेगा, बेटा तुम इंजीनियर करेगा, लेकिन बच्चा का करने का मन नहीं है, तो क्या होगा? उसको क्यों बांध रहे हैं? उसका मन नहीं है, आप करवा रहे हैं, ये क्या हुआ? बांध दिए ना, बांध काहे दे रहे हैं? उसकी स्वच्छता पे कर रहे हैं, उसके टैलेंट पे कर रहे हैं, उसका दूसरा मन में कर रहा है। देखिए बेरोजगारी क्यों है? रीजन बेरोजगारी यही है कि हम उसको बांध देंगे, ये काम तुम करेगा, अब उस काम में उसका बिक्री नहीं होगा तो क्या करेगा? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो भूखे न मरेगा। किसी इंसान को हम बोलते हैं कि आप बाल को काटिएगा, एक दिन आदमी नहीं गया उसके पास कटवाने के लिए, दूसरे दिन आदमी 3 दिन, 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं आया, दिन भर 1 महीना तक वैसे रहेगा, तो क्या होगा? कौन खिलाएगा? भूखमरिया न होगा, फिर बेरोजगारी न होगा। आप समझिए, जो चप्पल सीते हैं कि डेली सबका चप्पल ही टूटता है, अगर नहीं गया 1 महीना तक सिलवाने, 1 टा गया, 2 टा गया, 2 टा 1 टा गया, उससे क्या होगा? 10 टा 20 टा उसका पेट चलेगा, उसका घर चलेगा, उसको काहे बांधे हैं? तो बेरोजगारी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बेरोजगारी है। देखिए थोड़ा सा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई? आंसर देखिए, जाति प्रथा भारत का दूषित प्रभाव लोगों को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है। सही बात है, एक ही पेशे में क्या कर रहा है? नट्टू की तरह बांध दिया है। अब देखिए, एक ही पेशे में उसको बांध दिया, मारकर गिर गया था,
भले ही वह पैसा, आप लिखते जाइएगा, हम खींचते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा, उससे पहले हम जो दिख रहा है आप लिख लीजिएगा। भले ही जाति प्रथा भारत का दूषित प्रभाव लोगों को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देता है, एक ही पेशे में उसको बांध देता है, भले ही वह पेशा उपलब्ध हो या ना हो, चाहे वह उपलब्ध हो या ना हो, परंतु उससे बंधे होने के कारण, ये देखिए लाइन बड़ा अच्छा लिखे हैं, यहां देखिए, हमें भूखे मरना पड़ता है। अब जब उपलब्ध ही नहीं होगा, उपलब्ध ना हो तो परंतु क्या होगा, हमें भूखे मरना पड़ेगा। सोचिए सर, हम कोचिंग खोल के बैठ गए, एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आए तो क्या होगा, भूखे मरेंगे ना। उपलब्ध जब तक नहीं हो कोई चीज तो इंसान भूखे मरेगा। आज के उद्योगों धंधों में भी उतनी बेरोजगारी नहीं है, आज के उद्योग धंधे बड़े बड़े फैक्ट्री में उतना बेरोजगारी नहीं है जितनी जाति प्रथा के कारण है, जाति प्रथा। इसलिए जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, स्टूडेंट जो भी हो यार, पढ़े लिखे हो आप लोग, जातिवाद नहीं कहीं भी करना, धर्म जाति मजहब ये सब खत्म कर दो, खत्म, बिल्कुल, हम बार बार बोल रहे खत्म कर दो, कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे इंसान के लिए जाति मजहब कुछ नहीं मायने रखता है। जितनी देखो क्या है, उद्योग धंधे में भी उतनी बेरोजगारी नहीं है जितनी जाति प्रथा के कारण है। ऐसी स्थिति में यदि पेशा ना बदला जाए, अगर पेशा को हम चयन नहीं कर दे, पेशा को हम जो मैं काम कर रहे हैं उस पेशा को ना बदला जाए तो जाति प्रथा अवश्य ही बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो VVI ललन टॉप क्वेश्चन है, लिखा रहे हैं, ओके, लिख लीजिए इसको अच्छे से। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, बोले तो 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है, समझ लीजिए, आपत्ति क्या है लेखक का, ठीक है। तो उत्तर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, जो तर्क दिया जातिवाद के तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है। देखिए पहला आपत्ति उसका क्या है बंदा का, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, ठीक है, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। हरदम एक ही बात हम बार बार नहीं बताएंगे, श्रम विभाजन हम बता चुके हैं आपको क्या होता है, ध्यान दीजिए। श्रम विभाजन मतलब, श्रमिक विभाजन मतलब काम को विभाजित करना, काम को क्या करना, बंटवारा कर देना। देखिए अब दूसरा बात कर रहा है, वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच छुआछूत भी करार दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, वर्गों को, वर्ग मतलब क्या हुआ, जाति, जाति मतलब क्या हुआ, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, समझ रहे ना। अब देखिए वर्गों मतलब क्या हुआ, उच्च नीच छुआछूत करार दिया जाता है, ये नहीं कि नहीं दिया जाता। अगर ऐसा है तो जो छोटा जाता है उसके साथ खाना खाइए तो आप नहीं खाइएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। तो वही बात बोला है, वर्गों, वर्ग मतलब क्या, उच्च नीच छुआछूत जाति, ठीक है, छोटा जात, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच, राइट, छुआछूत भी करार दिया जाता है। अगला देखिए आपत्ति है कि जैसे, इसीलिए आपत्ति भीमराव अंबेडकर साहब ने जताए हैं, जब वो भी पढ़ते थे ना तो उसका कर्मचारी, वो उसको ऑफिस में कर्मचारी भी उसको फाइल फेंक के दिया जाता था। सोचिए कि छोटा जाति आता है, फलाना जाति है, भीमराव अंबेडकर साहब, सोचने वाले, उससे विद्वान आदमी, वो फाइल फेंक के देता था कर्मचारी से। भीमराव अंबेडकर को उसके मंदिर नहीं जाने दिया क्योंकि उसको बोलता है छोटा जाति से छुता जाएगा, अरे बाप, भगवान छुता जाएगा, मंदिर छुता जाएगा, कमाल का आदमी सब है। और अभी को किसको ऐसा किया गया था, द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति है, नहीं घुसने दिया, क्या आदमी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया सबका। वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच छुआछूत की
करार दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, देखिए क्या, जाति प्रथा आधारित मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये बार बार बात ये बोलते जा रहा है, जाति प्रथा जो है मनुष्य की रुचि पे आधारित नहीं है, मनुष्य का रुचि नहीं है फिर भी करवा रहा है, ये आपत्ति है। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जबरदस्त लगा होगा। सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। दिल से क्या है, थैंक यू, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।